IS-21 फॉरेन करेंसी। सबसे पहले जब हम इनकी रिट्रांसलेशन करते हैं इनकी अमाउंट्स को फ्रॉम फॉरेन करेंसी इनटू आवर फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी क्या होता है वो आगे जाके समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं मॉनेटरी, कुछ होते हैं नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जो कि इजीली कन्वर्टेबल होते हैं इनटू कैश, जैसे कि रिसीवेबल है। रिसीवेबल जब हमें मिलता है तो हम एंट्री करते हैं रिसीवेबल क्रेडिट और कैश डेबिट, ठीक है, हम कैश लेते हैं। और जब हमने इस तरीके से पेबल की एंट्री होती है, जब हम अपना पेबल पेबल सेटल करते हैं तो पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से लोन्स, ये वो एसेट्स हैं, ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो ये होते हैं मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स, जो आपको कोई दैट गिव नो राइट टू रिसीव और डिलीवर कैश, जिनका डायरेक्टली कोई रिसीव या डिलीवरी ऑफ कैश से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरीके से इन्वेंट्री है, प्लांट मशीनरी है, मैं पैसे दे के प्लांट और मशीनरी लेके आया हूँ, अब उसने मुझे 10 साल 5 साल अगले बेनिफिट देना है, ठीक है। तो ये इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए पूरा मुझे प्रोसेस लगाना पड़ेगा। अगर मैं बेचने जाता हूँ तो मुझे बात करनी पड़ेगी, कोटाज लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद टैक्स वगैरह सब कुछ डिडक्ट होके और फिर जाके सेल होगी, ठीक है। जबकि उसके बाद अगर किसी ने मुझे पैसे देने हैं, मैं कॉल करूंगा और उससे कहूंगा कि यार पैसे तो दे दे, ठीक है, तो मुझे आके पैसे दे सकता है। अगर ना दे तो अलग स्टैंडर्ड है कि उसको फिर कैसे डील करना है। तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है रिसीवेबल, जबकि ये जो होते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको कन्वर्ट करना इनटू कैश, ठीक है। ठीक है। फिर दूसरी हमारे पास एक चीज है एक्सचेंज रेट। इसके लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक लमसम सी अमाउंट ले लो कि $1 इज इक्वल टू 275 रुपीज, इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट इस स्टैंडर्ड के अंदर तीन तरीकों से हो सकता है। एक होता है हिस्टोरिक रेट, रेट एट विच द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, जिस दिन आपने कोई चीज खरीदी या बेची उस दिन के रेट को कहते हैं हिस्टोरिक रेट। समटाइम रेफर्ड एज स्पॉट रेट, स्पॉट रेट भी इसको कहते हैं कि ऑन द स्पॉट जब आप उस चीज को खरीदने या बेचने गए थे तो आपको क्या रेट मिला इसका, ठीक है। तो ये ठीक। वेरी करते रहते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड आया है कि अब ये फॉर एग्जांपल $1 की कीमत आज 275 है, कल को 2 दिन बाद कुछ नया दुनिया में कुछ होता है और यही $1 और महंगा हो जाता है, 315 का हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे आज अगर आप कोई बिल्डिंग लेके आए हैं तो इसका स्पॉट रेट क्या है, तो आप कहेंगे 275, ठीक है। और ठीक है। क्लोजिंग रेट वो रेट होता है जो रिपोर्टिंग डेट के एंड पे होता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को मेरा अगर फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग ईयर का एंड है, तो उस दिन का जो रेट होगा फॉर एग्जांपल 3/15, तो ये रिपोर्टिंग डेट का रेट होता है। और एक रेट होता है एवरेज रेट जो कि थ्रू आउट द पीरियड होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है इसकी आप समझ लें कि ये जो रेट्स होते हैं ना इनके अंदर वेरिएशन आती रहती हैं, फ्लक्चुएशन आती रहती हैं, ठीक है। कभी 275.5, अगले दिन 275.6, इस तरीके से कभी 266 हो जाएगा, कभी क्या, तो वेरिएशन आती रहती है। तो जो चीज तो हो रही है ना कभी कभार, जिस तरीके से मैं बिल्डिंग लेके आया हूँ और अब मैंने साल के आखिर में बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है, तो फिर तो मैं इसको इन दोनों मॉडल पे लेके चल सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं चीजें बेच रहा हूँ और लगातार बेच रहा हूँ, दिन में 100 चीजें बेच रहा हूँ, अगले दिन फिर 150 चीजें बेच रहा हूँ, अगले दिन फिर 250 चीजें बेच रहा हूँ, तो हर दिन का स्पॉट रेट लेके मैं तो फंस जाऊंगा अकाउंटिंग करने की चीज की कि यार पता करो अभी क्या टाइम, अभी क्या रेट चल रहा है डॉलर का। 2 घंटे बाद थोड़ी सी और फ्लक्चुएशन आ गई, यार पता करो अब क्या क्या कहते हैं रेट है डॉलर का। तो हमको स्टैंडर्ड गाइड करता है कि आप इस खचखच में ना पड़े, आप बिल्कुल स्पॉट रेट की तरफ ना जाएं। ऐसी चीजों के मामले में आप एवरेज रेट, कि आप अंदाजा लगा लें कि आपकी महीने के अंदर 100 आइटम्स की सेल हुई है, कुछ 1 जुलाई को हुई, कुछ 3 जुलाई को हुई, कुछ 5 जुलाई को हुई, तो अब हर दिन का स्पॉट रेट देने से बेहतर है कि आप पूरे जुलाई का एक एवरेज रेट ले लें। और अब मिट्स फॉर एग्जाम्पल सिंपली आता है हमारे पास 280 आ जाता है, तो आप सिंपली इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें और आप अपनी अमाउंट निकाल लें, ठीक है। तो ये होता है ठीक। एवरेज रेट। अच्छा, अब एक करेंसी के ना अमाउंट्स थोड़ी सी आपने टर्म्स को समझना है। एक होती है फंक्शनल करेंसी, ठीक है। फंक्शनल करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट, एंटिटी जहां पे जिस लोकेशन में जिस कंट्री में ऑपरेट करती है, ठीक है, उस मुल्क को कहते हैं, उस मुल्क की करेंसी कहते हैं फंक्शनल करेंसी।
जिस तरीके से हम पाकिस्तानी है तो हमारे मुल्क में जितनी भी एंटिटीज हैं उनकी फंक्शनल करेंसी है पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है। और अगर कोई इंडियन में है तो इंडियन रुपीज, कोई अगर अमेरिका में है तो उनका अपने जो मुल्क का रेट होगा जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। और ये अमूमन सेम होती है। ठीक है। बहुत ही कम ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल बाहर की कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है लेकिन उसके यूजर सारे बाहर के हैं, तो अगर उसने बाहर के यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी है तो पाकिस्तान के अंदर चाहे काम कर रही है लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉलर में बनाएगी। ठीक है। तो फंक्शनल करेंसी और है, प्रेजेंटेशन करेंसी और है। प्रेजेंटेशन करेंसी जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और फंक्शनल करेंसी जिसके अंदर मेरी जिस एनवायरनमेंट के अंदर मेरी एंटिटी काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है। ठीक है। फिर फॉरेन करेंसी, ऑब्वियसली हर वो करेंसी जो फंक्शनल करेंसी नहीं है वो मेरे लिए फॉरेन करेंसी है। अगर मैं पाकिस्तान की करेंसी को निकालूं पीकेआर को, तो दुनिया की जितनी भी बाकी करेंसीज हैं, इंडियन रुपीज, रियाल, दिरहम, यूएस डॉलर, यूरोज, पाउंड, चाइना की कोई करेंसी है जो, ठीक है, ये सारे मेरे लिए फॉरेन करेंसीज हो जाएंगी। ठीक है। देन एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस ये होता है कि जब मैं कंपैरिजन करता हूँ द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी एट डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स। के फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल 100 डॉलर जो है, ठीक है, उससे मेरे मुल्क में जो चीज आती है, सपोज उससे क्या आ सकता है, मिसाल ले लो, एक लैपटॉप आ जाता है। और उसी 100 डॉलर को अगर मैं ट्रांसलेट करके पाकिस्तान के करेंसी के अंदर लेके आऊं तो ये अमाउंट बनती है सपोज 25,000। तो वही सेम स्पेक्स वाला लैपटॉप मुझे अगर तो 25 डॉलर तक, थोड़ा सपोज आप करो कि मुझे 25,000 का नहीं, वही सेम लैपटॉप मुझे 35,000 का मिला, तो ये एक्सचेंज डिफरेंस आ गया 10,000। ठीक है। तो ये होता है एक्सचेंज डिफरेंस के करेंसी के अदला बदली से जो हमारी अमाउंट्स में फर्क आता है उसको कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, जब डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। तो अब कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ ट्रेड्स हैं फंक्शनल करेंसी की, वो समझ लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये करेंसी फंक्शनल है कि नहीं है। वैसे तो एक नॉर्मल से हमने बात कर दी कि जिस एनवायरनमेंट में हमारी एंटिटी ऑपरेट कर रही है वहां पे हमारी फंक्शनल करेंसी उस करेंसी को कहते हैं। अब IS-21 आपको कहता है कि आपको फॉलोइंग फैक्टर कंसिडर करनी चाहिए इससे पहले कि आप किसी करेंसी को फंक्शनल कंसिडर करो। ऐसी करेंसी मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो मैं चीज बेच रहा हूँ उसकी सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा हूँ और मैंने रेट लगा दिया है सपोज इंडियन रुपीज, ठीक है, तो कोई भी मुझसे आगे नहीं खरीदेगा। ठीक है, या आएगा सवाल करेगा अजीब अजीब से। हाँ, अगर मैं उसको पाकिस्तानी रुपीज के अंदर कह देता हूँ 12 रुपए की पीकेआर, तो आके खरीदेंगे। तो मेरी सेल जो है वो डिपेंड करती है उस करेंसी के ऊपर जिसके अंदर मैं उसको बेच रहा हूँ, तो वो मेरे लिए हो जाएगी फंक्शनल करेंसी, द करेंसी दैट इन्फ्लुएंस सेल प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी निशानी इसकी हो सकती है करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेस, यानी कि दूसरी जो हमारे पास एंटिटीज हैं। मैं फॉर एग्जांपल पेंसिल्स बेचता हूँ, मेरी डॉलर कंपनी है, तो मेरे साथ वाली जो भी बाकी कंपनीज होंगी वो भी जिस करेंसी के अंदर ऑपरेट करती हैं वो भी एक निशानी होती है कि उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, डिटरमिन द सेल प्राइस ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। तीसरी, द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस लेबर, ये अब दोनों थी हमारे लिए आउटपुट के सोर्सेस, कि आउटपुट से कैसे हम पहचान सकते हैं, और इनपुट से अगर पहचानना है मुझे कि अगर मैं एक चीज बनवा रहा हूँ उसके लिए लेबर या मटेरियल या अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड और सर्विसेज जो मेरी लगी है वो किस करेंसी में लगी है, मुझसे मजदूर आके किस करेंसी में पैसे लेता है, या मैं अगर पेंसिल्स बनवा रहा हूँ तो लकड़ी लेने के मैं किस करेंसी के अंदर पैसे देता हूँ। तो ये सारी निशानियां होती हैं जो कि गाइड करती हैं कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है। ये तो थी प्राइमरी, ये तो उस करेंसी की अंदर ये फैक्टर होने ही चाहिए, तभी हम उसको फंक्शनल करेंसी कहेंगे। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर जनरेटेड। फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी कि मैं बैंक से अगर मैंने सपोज लोन लेना है तो मुझे किस अमाउंट में मिलेगी, या फिर अगर मैंने डिबेंचर अवामुन नाज से लेना है तो मुझे किस अमाउंट में मिलेगी, या फिर अगर मैंने शेयर होल्डर्स को शेयर बेचे हैं उस मुल्क के अंदर तो मुझे किस अमाउंट में मिलेंगे। तो ये भी इंडिकेट करता है उस मुल्क उस एंटिटी की फंक्शनल करेंसी क्या है। फिर द करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिटेन, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके जो अमाउंट मेरे पास रिटेन बचती है मेरे पास, ठीक है,
वो कौन सी करेंसी है। तो ये सिंपल कोई चार पांच जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि फंक्शनल करेंसी को कैसे पहचाने। ठीक है। जी। तो फंक्शनल करेंसी वो जिसके अंदर वो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे जो करेंसी चलती है, जहाँ पे हमारी एंटिटी काम करती है। प्रेजेंटेशन करेंसी ऐसी करेंसी जिसके ऊपर हम अपने एफएस को तैयार करते हैं। फॉरेन करेंसी हर वो करेंसी जो फंक्शनल करेंसी के अलावा होती है। और एक्सचेंज डिफरेंस की फ्री ट्रांसलेशन की वजह से एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर डिफरेंट रेट की वजह से जो अमाउंट्स में फर्क आता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। ओके। फिर हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है कि हमने इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर तो मैं हिस्टोरिक रेट यानी कि स्पॉट रेट, ठीक है, अगर तो मैंने जब कोई चीज खरीदी है या बेची है उस दिन की डेट के ऊपर लेके जाना है तो मुझे उस दिन का स्पॉट रेट लगाना पड़ेगा। उस दिन मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा यूजिंग स्पॉट रेट प्रिवेलिंग एट ट्रांजैक्शन डेट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट मंगवाया है यूएसए से, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2001 को, मुझे उसने डॉलर में बताया है कि आपका ये प्लांट $200 का होगा। तो मैं अगर उसको अपनी किताबों के अंदर ऐसे डेबिट करना चाहता हूं तो मैं देखूंगा कि इस तारीख को रेट क्या है। फॉर एग्जांपल इस तारीख को रेट है 150। तो मैं इस 200 को मल्टीप्लाई करूंगा 150 को, तो मेरे पास पीकेआर में अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। जी। तो ये होता है स्पॉट रेट, उस खास डेट के ऊपर जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन रेट क्या था। फिर दोबारा वही बात कि एवरेज रेट भी इस्तेमाल हो सकता है अगर अमाउंट्स फ्लक्चुएट ना करें सिग्निफिकेंटली। इसका क्या मतलब है कि मैंने जिस तरीके से यहाँ पे एक मिसाल ली थी कि अगर जुलाई की मैंने पूरी एक दिन मैंने हजारों सेलें की हैं, ठीक है, 100 सेल्स की हैं, हर दूसरे दिन मेरी सेल हो रही है, तो मैं हर रोज का स्पॉट रेट लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये तभी है, इसको मैं एवरेज रेट के ऊपर ले हूँ अगर इनके अंदर माइनर सा फर्क आ रहा है। कभी 175.1 हो गया, कभी 176 हो गया, कभी 178 हो गया, कभी 174 हो गया, प्लस माइनस हो रहा है। तो माइनर से फर्क आ रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट से डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो मैं इसको एवरेज रेट के ऊपर लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर इनके अंदर सिग्निफिकेंट फर्क आ रहा है कि कभी ये 175 था, कभी 200 हो गया, कभी 215 हो गया, तो इसको अब आप एवरेज रेट के ऊपर नहीं लेके जा सकते। अब आपको हर दिन की सेल परचेज को स्पॉट रेट के ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो स्पॉट रेट मेन होता है, लेकिन आप एवरेज रेट भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर उनकी जो रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं वो सिग्निफिकेंट ना हो। ठीक है। ठीक है। अब मैंने अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगर हमारे पास दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक तो वो होती है जो कि मैंने इन फ्यूचर सेटल करनी है, और एक वो होती है जो सेटल हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटल हो चुकी होने वालों की। इफ अ ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, पेमेंट और रिसीट अकर्ड, कि मैंने उसकी पेमेंट या जब मैंने उससे जो पैसे लेने थे रिसीट वो हो चुका है, तो उसको मैंने इस अकाउंटिंग पीरियड में कैसे रिकॉर्ड करना है। ट्रांसलेट एट द डेट ऑफ पेमेंट रिसीट यूजिंग हिस्टोरिक या स्पॉट रेट प्रिवेलिंग एट दैट डेट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे वही बात 30/6/17 को मुझे रिसीवेबल से अमाउंट आ गई सपोज $50 की। तो मैं इस दिन का स्पॉट रेट लूंगा, सपोज इट इज 200, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर सकता हूँ ऑन इट्स हिस्टोरिक रेट और स्पॉट रेट। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये होता है, एज दिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल ट्रांजेक्शन एन एक्सचेंज डिफरेंस में अराइज, दिस इज पोस्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या मतलब है, इसको आगे जाके समझते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि रिसीवेबल जब मैंने बुक किया था $100 का, मैंने किसी को पैसे दिए थे, तो उस दिन तो रेट था 200। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आगे इसके ऊपर सवाल करने हैं। हम्म। लेकिन अगर उसने मुझे 6 महीने बाद पैसे दिए, $100 वापस मेरे कर दिए, लेकिन अब तो 215 हो गया रेट, तो मुझे तो ज्यादा पैसे मिल गए। मैंने रिकॉर्ड तो कम किए थे, जो ये डिफरेंस आएगा ना, $15 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मैं पीनल के अंदर गेन रिकॉर्ड करूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक सवाल है। पहले आप दो जो है इन रूल्स को रट्टा मार लोगे कि अगर फंक्शनल करेंसी पाकिस्तानी होने के नाते फंक्शनल करेंसी होगी पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीज। आपको सवाल में वन गिवन है, तो आप उसको फॉरेन करेंसी के साथ डिवाइड करोगे, फॉरेन करेंसी की अमाउंट के साथ। और अगर आपको फॉरेन करेंसी वन में गिवन है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जिस तरीके से हम पिछले सवालों में एज्यूम कर रहे थे कि $50 है, तो ये जो $200 है ये $1 के बराबर है। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी वन है,
तो इसको मल्टीप्लाई करता जा रहा था मैं। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे क्या है कि एक पाकिस्तानी रुपी जो है वो बराबर है इन सम अमाउंट, तो फिर उसको मैं डिवाइड करूंगा। वो आगे जाके देखते हैं, वो हमने इसके ऊपर काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2008 हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। कंपनी यूज करती है डॉलर, तो इसका मतलब यह है कंपनी की फंक्शनल करेंसी है डॉलर। हम्म, एज इट्स फंक्शनल करेंसी बायज गुड्स फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर, ये बाहर किसी से मंगवा रहा है, जहाँ पे क्रोमिट्स नाम की करेंसी चलती है और उनकी फंक्शनल करेंसी है, तो हमारे लिए ये फॉरेन करेंसी है। द गुड्स आर प्राइस्ड एट KR 54,000। द पेमेंट इज मेड इन 2 months लेटर, मतलब जो मैं जिस दिन मैंने चीज खरीदी है उससे 2 महीने बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ ऑन 31 मई 2008। द प्रिवेलिंग रेट दोनों तारीखों का हमारे पास गिवन है। सिंपल सा सवाल है, इसको देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद अगले सवालों में हम शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 1 अप्रैल है, जिस दिन हमने चीजें खरीदी। इस दिन अगर मैं रेट देखूं तो ये है $1, और वो बराबर है क्रोमिट्स 1.8 के। ठीक है। तो अगर देखो हमारे पास क्या वन गिवन है, मेरी जो फंक्शनल करेंसी है ये वन गिवन है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा कि मैंने उससे चीजें कितनी की खरीदी। तो चीजें मैंने खरीदी क्रोमिट्स 54,000 की, और डिवाइड करूंगा कि उस दिन क्रोमेट का रेट क्या था, वो था 1.8। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास डॉलर में अमाउंट आ जाएगी 30,000। ठीक है। जी सर। अब अगर मुझे एंट्री पास करनी हो, तो मैंने चीजें मंगवाई हैं, तो इन्वेंट्री डेबिट, और उसके अगेंस्ट मैं पेबल लिखूंगा क्योंकि अभी मैंने पेमेंट नहीं की। पेमेंट मैंने 2 महीने बाद की। अब 31 मई आ गया। इस दिन में मैंने पेमेंट की। उस दिन रेट डिफरेंट हो गया। ठीक है। तो अब वही चीजें, अब उनके लिए मुझे $1 के ऊपर 1.75 क्रोमेट्स देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि डॉलर में अमाउंट हो जाती है 30,857.14। तो इसका मतलब ये है अगर मैं इस दिन अपनी पेबल सेटल करता हूँ, तो पेबल तो वही जाएगा मेरी किताबों से जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, 30,000 से। ये एंट्री समझना। लेकिन अब क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि कैश मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। और मैंने कैश कितना दिया, अब मेरे हाथ से इतने डॉलर गए ऑन 31 मई 2008। तो इसका मतलब यह है बाकी की जो अमाउंट है वो मेरे लिए लॉस है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस, जो कि PNL में जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट 857.14। ये एंट्री समझ आई। जी आ गई। तो ऐसे ही आगे सब कुछ चलेगा, बस केसेस डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक है। हम्म, अच्छा, एक और सवाल है हमारे पास। कंपनी यूज करती है यूरो, इसका मतलब ये है इसकी फंक्शनल करेंसी है ये। ठीक है। हम्म, सेल गुड टू कस्टमर यूनाइटेड स्टेट, उनकी है USD। फंक्शनल करेंसी उनकी ये है। चीजों की जो हमने चीजें जो प्राइस है उसकी 24,000 है, और रिसीव की हमने 1 महीने बाद ऑन 31 मार्च 2008। प्रिवेलिंग रेट हमारे पास ये दो है, तो इसकी भी एंट्रीज करनी है। मैं फिर इसको अगर समझाने के लिए थोड़ा लेंथी लेके चलूं, तो मेरे पास डॉलर, इसका मतलब ये है कि मेरे पास फॉरेन करेंसी वो गिवन है वन, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सवाल वही है, बस मैं मल्टीप्लाई समझाना चाह रहा था। ठीक है। तो अगर तो ये वन गिवन होता जो मेरी फंक्शनल करेंसी है, तो मैं डिवाइड करता। फॉरेन करेंसी वन गिवन होगी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ठीक है। ये $1 बराबर है 0.85 यूरोस के।
तो चीजें कितने की मंगवाई मैंने? $24,000 की अमेरिका से। और उस दिन यूरो में इसका रेट $1 का इतना था। तो इन टोटल 20,400 मुझे मैंने रिकॉर्ड किया अपनी किताबों में सेल को। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेल किया। ठीक है, सेल्स को। ठीक है, हम्म। मैंने एंट्री की ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। मुझे पैसे लेने हैं इस भाई से। मुझे नहीं पता था आगे क्या होना है। ठीक है, तो बस मैंने उस दिन के जो प्रिवेलिंग रेट था, हिस्टोरिक रेट था, स्पॉट रेट था, उसके ऊपर मैंने एंट्री वाली कर दी। अब जब पेमेंट की डेट आई 1 महीने बाद, 1 मार्च 2008 को, तो मैंने कहा भाई साहब पैसे। तो मुझे पता चला कि अब यूरो जो है वो महंगा हो गया। ठीक है, तो अब मैं अगर वही 24,000 की जो चीजें बेची हैं, उसे कहता हूँ कि आज की डेट के ऊपर मुझे इसकी पेमेंट करो, उसको 0.9 देने पड़ेंगे। और मेरे पास ये यूरोज में आ जाएगी अमाउंट 21,600। तो अगर मैं डिफरेंस लूं तो यार मैंने रिकॉर्ड तो किया था कि मुझे इस भाई ने 20,400 देना है, लेकिन आज मुझे जो पेमेंट रिसीव होगी वो 21,600 की होगी। तो इसका मतलब ये है कि 1,200 की तकरीबन एडिशनल अमाउंट मिल रही है मुझे बिला वजह, जस्ट बिकॉज के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में तब्दीली आ गई है। ठीक है, वो मेरे लिए फेवरेबल हो गए। तो इसके अगेंस्ट मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज गेन की। तो कैश या बैंक इस केस में मुझे मिल रहा है, ये डेबिट होगा कितना, 21,600 से। मेरा जो रिसीवेबल है ये कम हो जाएगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा मैं 20,400 से। और जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसके ऊपर मैं फॉरेन एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड कर लूंगा इनटू माय पीएनएल 1,200 से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो थी सेटल्ड ट्रांजेक्शन। अगर अनसेटल्ड हो अभी भी, इफ अ ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड एट रिपोर्टिंग डेट, की 31 दिसंबर आ गया और अभी तक सेटल नहीं हुई, देयर विल बी आउटस्टैंडिंग asset or liability obviously on the statement of financial position. If the asset is a monetary item, इट शुड बी रीट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग डेट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन मॉडल में समझा था कि हर साल के आखिर में हम क्या करते थे, रीवैल्यू करते थे एसेट को, देखते थे कि वाकई जो हमने पिछले साल अमाउंट लिखी थी उसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। जो प्लस माइनस होता था वो उसी के अंदर गेन या लॉस लेके जाते थे। इसी तरीके से हमने IS 40 में भी फेयर वैल्यू की साल के आखिर में एडजस्टमेंट करते थे। तो वो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं, लोन, रिसीवेबल, पेबल, ठीक है, इनकी साल के आखिर में आप रीट्रांसलेशन करोगे और देखोगे कि जिस फॉरेन रेट के ऊपर आपने उसको रखा था, आज का जो फॉरेन रेट है वो क्या है। अगर तो ज्यादा है तो आप उसको गेन रिकॉर्ड करोगे, अगर तो उससे कम हो गया है तो आप उसके लिए लॉस रिकॉर्ड करोगे इनटू पीएनएल। बाकी जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो मतलब नॉन मॉनेटरी है, उनको आप हिस्टोरिक रेट के ऊपर ही रखोगे। उनकी रीट्रांसलेशन एट ईयर एंड या रिपोर्टिंग डेट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन ये है, अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम हम रख ही फेयर वैल्यू के ऊपर रहे थे, जिस तरीके से हम IS 16 के अंदर इवैल्यूएशन को रखते हैं, या IS 40 जिस तरीके से हो गया, या प्रोविजन जिस तरीके से हो गई, ठीक है, तो उनको रिट्रांसलेट करना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज वो चेंज होते हैं खुद ही। तो उनके उस दिन देख लेते हैं कि रेट क्या चल रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि रिवैल्यूएशन के अंदर मैं हर साल उसको रीवैल्यू करता हूँ। आज फॉर एग्जाम्पल 100 की है, तो साल के बाद अगर 150 की हो जाती है तो मैं 50 का रिवैल्यूएशन गेन बुक करता हूँ। तो इस दिन का भी रेट देख लेते हैं, इस दिन का भी रेट देख लेते हैं, और अगर कोई डिफरेंस आ होता है मेरी फेवर में तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके ऊपर भी सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन राइज ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स एंड दोस आर पोस्टेड। वही जो हमने पीछे किया है कि वो जो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है, हमने जिसके ऊपर रिकॉर्ड किया था और जिसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो पीनल के अंदर एज ए गेन और लॉस जाता है। इफ एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिलेट टू ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, इट इज डिस्क्लोज विद इन अदर ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जिस तरीके से हमने जो यहाँ पे निकाला है, ये वाला वो कह रहा है कि आपने ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना है इन पीएनएल। और अगर ये नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिस तरीके से लोन है, हाँ, अनलेस मैं बैंक की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो उनकी तो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होगी, लोन देना और लेना भी। ठीक है, लेकिन एक
आम एंटिटी के लिए लोन लेना देना उसकी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट के अंदर और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर या सिमिलर इनकम के अंदर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। इसके ऊपर भी हम सवाल करेंगे। ठीक है। जी। सबसे पहले हमारे पास है on 1st January 2006, विल्की को कंपनी दैट यूजेस डॉलर एज ए फंक्शनल करेंसी। देख लिया हमने, उसने खुद बता दिया कि फंक्शनल करेंसी डॉलर है। बाइज गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर, ठीक है, खरीद रही है दिनार के अंदर। उनकी फंक्शनल करेंसी द गुड्स आर प्राइस एट दिनार 35,000। पेमेंट इज आउटस्टैंडिंग एट रिपोर्टिंग डेट ऑफ 31st March 2006। प्रिवेलिंग डेट्स आ गए हमारे पास, और पेमेंट भी इस सवाल में हो गई है। तो डिफरेंट, तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये मॉनेटरी हमारे पास क्या कहते हैं कि मॉनेटरी आइटम है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ईयर एंड के ऊपर भी रीवैल्यूएशन रीट्रांसलेशन जरूर होगी। तो सबसे पहले अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में लेके चलेंगे, सिंपली एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैंने खरीदा कब। मैंने खरीदा गुड्स आर पेमेंट ऑन ट्रेडिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने खरीदा ही इसको 1st जनवरी को, इसने खुद बताया हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो 1st जनवरी 2006 को मैंने ऊपर लिखा भी है। मैंने चीजें लेके आया तो इन्वेंट्री डेबिट, और उसके अगेंस्ट पेबल। पेमेंट मैंने कब करनी है? पेमेंट मैंने की है अगले साल। हमारा जो ईयर एंड है ना वो 31st March है, याद रखना। तो हम साल खत्म होने से 3 महीने पहले चीजें लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो हमारी फंक्शनल करेंसी जो है, जो कि है डॉलर, वो 1 गिवन है। तो इसका मतलब यह है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा यूजिंग दिस रूल। फंक्शनल करेंसी 1 हो तो डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो दिनार के अंदर चीजें कितनी की आई? 35,000 की। और उस दिन दिनार का डॉलर के मुकाबले में रेट कितना था? 1.75। डिवाइड किया तो मेरे पास अमाउंट आएगी डॉलर में 20,000, क्योंकि मैं डॉलर में इसको कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अपने एफएस डॉलर में बनाने हैं। हम्म। फिर साल का इख्तिताम आ गया, साल का आखिर में हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे, जस्ट बिकॉज इट्स अ मॉनेटरी आइटम। पेबल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो रीट्रांसलेशन। ठीक है। तो पेबल अभी तक कोई सेटल नहीं हुआ, तो मैं देखूंगा कि 20,000 तो थी अमाउंट, उसके मुकाबले में वर्सेस अब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। आज रेट क्या चल रहा है ईयर एंड के ऊपर? 1.9। ठीक है। तो ये अमाउंट तकरीबन आएगी, 18,420। यस। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब पेमेंट कम करनी पड़ेगी। मैंने लिखा था कि मुझे 20,000 करनी पड़ेगी, लेकिन साल के आखिर में उनकी वैल्यू डी वैल्यू हो गई है, और अब मुझे पेमेंट जो है 18,421.05 से करनी पड़ेगी। तो मैं साल के आखिर में एक एंट्री कर सकता हूँ। ये ना। यस, पेबल डेबिट। पेबल मैंने कम कर दिया अपना, कितने से? 1578.95 से। और उसके अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज गेन पीएनएल में फेंक दूंगा 1578.95। सिंपल। ठीक है। ठीक है। आगे जब पेमेंट होगी अगले साल, उसकी भी एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, जब पेमेंट हुई, पेमेंट हुई अगले साल, अगले साल के महीने के आखिर में, तो वो नेक्स्ट मंथ हुई। उस दिन का एक्सचेंज रेट यहाँ पे सपोज, अगर हम यहाँ पे जूम ही करना पड़ेगा, गिवन नहीं है, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, तो सपोज क्या लें? हम्म, अच्छा, इसको वैसे बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, मेरी बात सुनो। अगर रेट नहीं भी गिवन है, ये हो जाएगा। वो कैसे होगा देखो, कि सबसे पहले तो मुझे अपनी पेबल को कम करना पड़ेगा। मेरी पेबल जो थी, पेबल मेरे पास है ये वाली अमाउंट। ठीक है। मुझे साल के आखिर में मैंने रीट्रांसलेट किया, अब मुझे 20,000 नहीं, मैंने साल के आखिर में लिखा मुझे 18,421.05 देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये वाली पेबल
15,578.95 से कम कर दिया, तो मुझे अल्टीमेटली ये अमाउंट देनी पड़ेगी। अच्छा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिख देते हैं कि 30 अप्रैल को था रेट 1.7। ठीक है, तो पेबल एक तो कम हो जाएगा, मेरा पेबल कम करना है। मैंने कितना उसने पेमेंट कर दिया, तो मैं क्यों उसका पेबल लिखूं, और अपने मैंने पेमेंट कर दी तो मैं क्यों पेबल लिखूं अपनी किताबों में। तो ये कम हो गया। और उसके अगेंस्ट मैंने कोई कैश या बैंक दिया होगा उसको। अब वो सेटलमेंट थी 35,000 की, और उस डेट के ऊपर रेट था 1.7। तो अमाउंट मेरे पास आ जाएगी, ये निकालना जरा। पेमेंट की हम्म। पेमेंट किए, कॉस्ट। कैश डेबिट होगा, पेबल क्रेडिट होगा। ना, पेमेंट मैंने किया तो कैश क्रेडिट होगा और पेबल डेबिट होगा ना। पेबल कम करूंगा और कैश जो अपने हाथों से जब मेरे जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा वो। अच्छा, सॉरी। रिसीवेबल नहीं है ना। हम्म। तो ये अमाउंट क्या आती है वैसे? ठीक है। 20588.23। ठीक है, और बैलेंसिंग अमाउंट, ठीक है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे लॉस हो रहा है। वैसे भी हम्म। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही थी, तो अब दोबारा वो कम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज लॉस बुक करना पड़ेगा इन माय पीएनएल। वो तकरीबन बनता है। 167.18। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होता है। ठीक तो है। हमने अगर तो मॉनेटरी आइटम है तो उसको जिस दिन हमने लिया, इनिशियल मेजरमेंट के दिन उसको स्पॉट रेट के ऊपर लिख लिया। फिर साल के आखिर में उसको हमने रीट्रांसलेट किया, देखा कि कितना मुझे मजीद पे करना पड़ेगा, या अगर कम पे करना पड़ेगा ड्यू टू एक्सचेंज गेन। और फिर आखिर में हमने जिस दिन सेटलमेंट की उस दिन हम पेबल को निकाल देंगे, और फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ गया तो उसको डेबिट कर लेंगे, अगर गेन आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और उसको कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, पहले मैं ठीक। देखूंगा कि मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये कोड सवाल आ गया। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि मेरे पास फंक्शनल करेंसी तो है डॉलर, दिनार। ठीक है, लोन इज रीपेबल फुल आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, ये लोन इसके अंदर आ गया। अच्छा, अब लोन की ना कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यहाँ पे लोन थोड़ा सा डिफरेंट मैं समझाऊंगा। उसके अंदर ये है कि लोन इज रीपेबल इन फुल आफ्टर 1 ईयर ऑन 30 सितंबर 2006, एंड नो इंटरेस्ट इज पेबल अंटिल मेच्योरिटी। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम इंटरेस्ट भी साथ साथ हमने, फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 100 की इंस्टॉलमेंट पे की है, आपने ये लीज में भी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर कुछ अमाउंट प्रिंसिपल की होती है हम्म। और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट की होती है। ठीक है, अगर 10% रेट है। लेकिन वो इस सवाल में कह रहा है, ये भी ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है जिसके अंदर कह रहा है कि आप अभी सिर्फ प्रिंसिपल ही देते रहो, जो इंटरेस्ट है ना वो आप मेच्योरिटी पे, जिस दिन आपने आखिरी पेमेंट करनी होगी उस दिन देना। ठीक है, और रेट उसका 10% है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है। इसमें हम स्पॉट रेट ही यूज करेंगे, एवरेज रेट यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूं, तो इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है नॉर्मली जो कि मेरे पूरे साल पे फैला होता है। 12 महीनों का अगर रेट है तो 12 महीनों में फैला होगा। तो अगर मैं उसको पे आउट करता हूँ तो उसको एवरेज रेट मुझे यूज करना पड़ेगा, हर रोज कितना मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, कितना कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो उस पूरी स्ट्रगल में घुसने के बजाय मैं क्या करता हूँ कि एवरेज रेट इस्तेमाल कर लेता हूँ कि यार, फॉर एग्जांपल, जनवरी का इंटरेस्ट इतना है 1/12, फरवरी का इतना है 1/12। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2,000 इंटरेस्ट आता है एक साल का, तो हर महीने का और फिर हर दिन का अभी पूरी खचखच शुरू हो जाती है। तो मैं एक एवरेज रेट ले लेता हूँ पूरे साल का, और उससे हम इसको रीट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि मुझे इंटरेस्ट इवेंचुअली कितना पे आउट करना पड़ा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि आपने कोई पेमेंट करनी ही नहीं इंटरेस्ट की पेमेंट तो आपने साल के बिल्कुल आखिर में करनी है। तो इसको इंटरेस्ट को फिर आखिर में देखेंगे कि उस दिन क्या रेट था और मुझे कितनी इस इंटरेस्ट को सेटल ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, जी। सबसे पहले हमारे पास है कि हमने तकरीबन 1,20,000 दिनार लोन लिया। तो ये कब लिया? 1 अक्टूबर। साल का आखिर कब है? सपोज यही मान लो कि ये साल का आखिर।
तो 1 अक्टूबर को ऑन 1/10/2005 लोन रिसीव, इसको मैं करूंगा कैसे कि 1,20,000 दिनार जो मेरे पास आए हैं, अब मेरी मैं देखूंगा कि फंक्शनल करेंसी चूंकि वन गिवन है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा उस दिन के रेट के साथ दिनार के अंदर। तो मेरे पास डॉलर में अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। तो इस मैंने लोन लेके आया तो कैश, या अगर बैंक में मिले तो बैंक डेबिट, और उसके अगेंस्ट लोन पेएबल क्रेडिट 80,000 से। फिर क्या हुआ, अगली डेट मेरे पास आती है ये ईयर एंड 31 मार्च। मॉनेटरी आइटम है, रिट्रांसलेशन मांगता है तो हम ट्रांसलेट कर देंगे। मेरी बात आ रही है वैसे? जी सर। ठीक है। तो हम रिट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कि जो 80,000 था, अब इस तारीख को इसका क्या है। तो लोन तो वही है, इस दिन रेट है इसका 1.6। इस अमाउंट को अगर मैं निकालूं तो मेरे पास अमाउंट आती है 75,000 डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि फिर से मुझे गेन आ गया। फिर से जो मैंने 80,000 लिख रखा था कि मुझे देने पड़ेंगे लोन की शक्ल में, अब मुझे सिर्फ 75,000 देना पड़ेगा। तो मैं पहले तो अपना लोन पेबल कम कर दूंगा डेबिट करके 5,000 से, और दूसरा मैं प्यारा सा फॉरेन एक्सचेंज गेन इनटू पीएनएल 5,000 डॉलर। ठीक है। ओके। देन अब वो कह रहा है कि साल के बाद ही आपको इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, नो इंटरेस्ट अंटिल मेच्योरिटी। इसका मतलब ये है कि पूरे साल का मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अमाउंट थी लोन की दिरहम के अंदर 1,20,000, उसका 10% इंटरेस्ट रेट है, तो मेरे पास ये इंटरेस्ट की दिरहम के अंदर अमाउंट आ गई। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू यूएसडी, लेकिन पहले मुझे ये देखना है कि कितने महीने का है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ही। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये अमाउंट आ जाएगी, आधी से कर लो, 6,000। ठीक है। और साल के आखिर में रेट क्या है, सॉरी, साल के आखिर में रेट है 1.6। ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा इस साल का 1.6। अभी इसको मैं पे नहीं कर रहा, लेकिन अपनी किताबों में तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखूंगा ना उस साल का, चाहे वो पेबल ही क्यों ना हो। ये आती है 3750। तो ये भी इसी तारीख को एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर दिस ईयर, इस साल का जो प्योरली इंटरेस्ट एक्सपेंस था इनटू डॉलर्स डेबिट, और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पेएबल। पे अभी मैं नहीं करूंगा, पे कब होगा, मेच्योरिटी पे। ठीक है। अब उसने कहा है कि उसने पूरा जो लोन है वो 30 सितंबर 2006 को पे ऑफ कर दे। लोन इज रिपेबल इन फुल आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। इस दिन लिया था और इस दिन पूरे साल बाद आप उसको फुली रीपे करना है। तो अब बस 30 सितंबर पे आ जाते हैं, इस दिन क्या हुआ, 39/6। तो इस दिन मैंने देखा कि मेरा लोन पेबल तो जो मैंने पूरी पेमेंट कर दी है तो ये तो डेबिट हो जाएगा। और कितने से होगा, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि मुझे 75,000 देने, तो ये 75,000 डेबिट खत्म हो गया। अब मैं देखूंगा कि मुझे पेमेंट कितनी करनी है, कैश या बैंक से। तो मैंने देखा लोन था 1,20,000 का, और ऑन डेट ऑफ पेमेंट इसकी अमाउंट है 1.4 एक्सचेंज रेट।
तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाती है $85,714.29। तो बाकी क्या है? बाकी सारा मेरा एक्सचेंज लॉस है। मैंने सोचा था 75,000 देने देने पड़ गए 85,000 समथिंग। तो ये मेरे लिए बाकी फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। पीएनएल में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल होंगे। अच्छा, इस साल का भी वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, यस। क्योंकि ये भी 6 महीने तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ा था ना मुझे। जी। जस्ट सेकंड। तो 30 सितंबर ही को मुझे पहले तो अपना पूरा इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है वो कितना है? पूरा इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा, यहाँ पे निकाला भी है, ये रहा। ठीक है, अब पूरा इंटरेस्ट अगर मुझे पे करना है, पिछले साल वाला भी इस साल वाला भी, तो ये बनता है तकरीबन 12,000। और इस दिन रेट क्या है? 1.4। तो अगर मैं 30 सितंबर को उनको पूरा इंटरेस्ट पे करूं, जो कि बनता है 12,000 का, 1,20,000 का 10%, और इस दिन रेट हो 1.4, तो मुझसे सीधा सीधे 8,571 रुपए ले लेंगे। और मैंने इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट आधा तो खुद पहले ही बुक किया हुआ था, इंटरेस्ट पेबल, उसको डेबिट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो था तकरीबन 3,750 का। बाकी इस साल का एक्सपेंस बनता है इन 6 महीने का, बैलेंसिंग अमाउंट 4,821। ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल होगा। समझ आया ये सवाल, लोन जी वाला? जी। जी। ठीक। तो अब अच्छा, वो आप थोड़ी बात बैलेंस कर। जो हम्म। हमने पहले रिकॉर्ड किया था, ईयर हम्म। एंड पे जो रिकॉर्ड किया था, और ये वाला जो है इसका बैलेंसिंग नहीं आएगा। कौन सा? ये ईयर एंड पे जो रिकॉर्ड किया था, ये वाला? जी। हाँ, इसको हमने खत्म कर दिया अपनी किताबों से। ठीक थ्री है, सेवन डेबिट कर दिया। ठीक है। उसके अगेंस्ट पूरा पूरा इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया, वो 12,000 दिरहम का जो था उसके ऊपर, उस दिन के ऊपर क्या स्पॉट रेट था उससे। और बाकी अमाउंट जो है ये इन 6 महीने की है, यानी कि 31 मार्च से 30 सितंबर तक। इसको भी सेपरेटली निकाल सकते थे, लेकिन इसको बैलेंसिंग निकाल लिया। ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ओके। फिर हमारे पास अगला है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स की बात कर लेते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे। ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स दैट आर हेल्ड एट कॉस्ट, अगर तो वो कॉस्ट के ऊपर मैं रख के बैठा हूँ, तो उनको तो शुरू में तो मैं एक दफा स्पॉट रेट पे ले आऊंगा, हिस्टोरिक रेट के ऊपर ले आऊंगा। लेकिन अब आइंदा वो रीट ट्रांसलेट नहीं होंगी, और वो आइंदा ऐसे ही चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीपी लेके आया $200 की, और उस दिन उसका रेट था 100। तो मैं इसको शुरू में तो 20,000 के ऊपर रिकॉर्ड कर लूंगा, रुपीज में। ठीक है। आइंदा मुझे कोई जरूरत नहीं है कि हर साल के आखिर में, जिस तरीके से लोन के मामले में या उससे पहले परचेजेस के मामले में हर साल के आखिर में रीट ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। अब इसी 20,000 को पकड़ेंगे, हर साल डेप्रिशिएट करते रहेंगे। हाँ, अगर इम्पेयरमेंट हो जाती है या कोई ऐसी और चीज हो जाती है जिसमें वाकई देखना पड़े कि आज की डेट की फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से उस दिन का स्पॉट रेट देखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अगर तो एसेट बेचारा खुद ही रिवैल्यूएशन और फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है कि उसकी अपनी अमाउंट हर साल के आखिर में देख लेते हैं कितनी तब्दील होगी है, तो फिर उस दिन का भी जो चेंज रेट होगा, जो उस डॉलर का रेट होगा, वो देख लेंगे कि हाँ भाई, जब इसको लेके आए थे उस वक्त ये $20,000 का था, आज ये $25,000 का है। उस दिन जब लेके आए थे सर, $20,000 100 का था, आज 105 का हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, सिंपली। ठीक है। अगर ठीक है। तो फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है, तो इनिशियली तो आप इसको हिस्टोरिक रेट जिस दिन लेके आए, स्पॉट रेट उसके ऊपर लिखोगे। फिर आपने इसको हर साल जैसे जैसे की फेयर वैल्यू क्या कहते हैं कि रीवैल्यू होगी, साथ ही आपने एक्सचेंज रेट को भी इनकॉर्पोरेट करते जाना है इनटू डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। और गेन और लॉस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज आर नॉट सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड, वो उसी के अंदर हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पीपीई डेबिट हो गया और उसके अगेंस्ट मैंने रिवैल्यूएशन, सरप्लस
गेन रिकॉर्ड किया। पीपीई की अमाउंट फॉर एग्जांपल 100 थी, ठीक है, 100 से बढ़ गई, ठीक है, और उसमें 5 का तो गेन इसलिए आ रहा है कि जो डॉलर है जब शुरू में लेके आए थे 200 का था, अब 205 का हो गया। तो इसको अलहदा से कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट नाम, फॉरेन एक्सचेंज गेन नाम से लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रियल सरप्लस के अंदर। ठीक है। इसके सवाल देखते हैं तो ये और क्लियर होगा। आ जाओ सवाल के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट वाला सवाल। अगर कोई हमने हमारे पास जीटा के पास पेरेंट कंपनी बेस्ड इन कंट्री ए whose functional currency डॉलर, ठीक हो गया। acquired a machine for use in its operation, ठीक है, द मशीन वाज परचेज फ्रॉम सप्लायर कंट्री बी। हमने कितने में खरीदी? उस मुल्क के अंदर फॉर एग्जांपल। अब ये अलग ही कानून है कि आपने ऐसे इमेजिन करना है कि हम डॉलर के अंदर अमेरिका में बैठे हैं, हमारा डॉलर रेट है, और हम पाकिस्तान से मशीन लेके आए 2000, सॉरी 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो मेरी फंक्शनल करेंसी डॉलर है और फॉरेन करेंसी रुपीज है। द इनवॉइस वाज पेड इमीडिएटली, ओके हो गया, उसी दिन हमने पेमेंट कर दी। द फंक्शनल करेंसी ऑफ जीटा लिमिटेड इज डॉलर एंड द फंक्शनल ये फंक्शनल करेंसी ऑफ द फॉरेन सप्लाई, यानी कि फॉरेन करेंसी मेरे लिए रुपीज है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट, दुनिया में कोई ऐसी अजूबा हो रहा है कि 1 रुपया जो है वो 2 डॉलर के बराबर है, अल्लाह करे कभी ऐसा हो। तो एक एक्सचेंज रेट है हमारे पास, और कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेंगे पीपीई को, ये चीज आपने देखनी है। फिर साल के आखिर में उसने रेट बता दिया जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, और स्ट्रेट लाइन बेसिस है और नो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन होती तो फिर हम इसको रिवैल्यू करते, और साथ ही फॉरेन एक्सचेंज का भी जो एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करते थे। तो जीटा कब लेके आया? 1 जनवरी को। क्या लेके आया? पीपीई लेके आया पाकिस्तान से, उसके अगेंस्ट बैंक या कैश क्रेडिट होगा। अब देखो, जो मेरी फॉरेन करेंसी है वो 1 में गिवन है, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ। तो जो चीज 2 लाख पाकिस्तानी की आई, डॉलर में कितने की पड़ी? 2 की। तो इसका मतलब यह है कि डॉलर में मुझे इवेंचुअली 4 लाख देने पड़े। हम्म। अब एट कॉस्ट है, तो कोई ईयर एंड के ऊपर इवैल्यूएशन, कोई एंड के ऊपर कोई आपने इसको फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस की फिक्र नहीं करनी। आपने सिंपली अब इसी को कॉस्ट मानोगे, इसी के ऊपर डेप्रिशिएट कर दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मैं निकालूं तो 4 लाख की कॉस्ट, 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ, तो तकरीबन ये 4 8 80 हजार की मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं करनी, इसी एसेट को आगे लेते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक और सवाल है जिसके अंदर जो कंपनी है वो अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर रख के बैठी हुई है। फंक्शनल करेंसी, फिर अब फंक्शनल करेंसी हमारे पास रुपीज में होगी, मैं इसलिए ये जो करेंसीज हैं चेंज कर रहा हूँ। हम्म। हाँ सॉरी, अच्छा इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों से कंफर्टेबिलिटी हो। अच्छा, रुपीज के अंदर है और बाहर का मुल्क जो है वो डॉलर के अंदर है। 5 लाख डॉलर की हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके आए, वैसे तो लेके आना इम्पॉसिबल है, लेकिन अच्छा निक्वायर करी उस कंट्री के अंदर ही, गुड। तो प्रॉपर्टी वाज परचेज फॉर रेंटल इनकम, ठीक है, IS 40 डील होगा। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, वही सारी रिक्वायरमेंट्स है। गामा लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर IS 40 अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। और ट्रांजैक्शन की कैश उसी दिन मैंने सेटलमेंट कर दी। स्पॉट रेट उस दिन के ऊपर था, 1 डॉलर 2 रुपए के बराबर था, और 31 दिसंबर को हो गया 2.1 का, और उसकी अपनी वैल्यू भी चेंज हो गई। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो जिस दिन हम लेके आए उस दिन के स्पॉट रेट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है। मुझे 5 लाख डॉलर में मिली और मेरी जो फॉरेन करेंसी है वो 1 में गिवन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं द सेम प्रिंसिपल। तो 5 लाख डॉलर और 1 डॉलर हमारी करेंसी में 2 रुपए, ठीक है। तो मुझे इवेंचुअली ये पड़ गया 1 मिलियन का, यानी कि 10 लाख का। मैं अमेरिका में लेता तो 5 लाख का था, लेकिन चूंकि इसको मैंने वहां से खरीदा और पैसे अपनी करेंसी में दिए
तो ये मुझे 1 मिलियन का पड़ गया। अब 31/12 एक को ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो 5 लाख वाली मेरी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो 5,50,000 की हो गई है, 50,000 यहाँ से गेन आ रहा है। और दूसरा $2 वाली चीज अब 2.1 की हो गई। तो बजाय इसके कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप देखो कि उसकी वजह से कितना हुआ है, फेयर वैल्यू की वजह से कितना हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से कितना हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मजीद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के नुकसान हो रहा है उसके अंदर, रुपीज यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि हमारी करेंसी का जो रेट है वो महंगा हो गया है, ठीक है, वो कम हो गया है डॉलर से। ठीक है। तो अब ये जहाँ पे मैं पूरी यहाँ पे वैसे बनाने पे आए तो बना सकते हैं कि 50,000 की वजह से कितना गेन आ रहा है और फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से कितना गेन आ रहा है। तो वो कहता है कि सिंपल रखो इसको, आप देखो कि इवेंचुअली आपको कितना गेन हुआ है और बैलेंसिंग फिगर आप पीएनएल के अंदर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं देखूंगा कि मेरी किताबों में थी 1 लाख की, सॉरी 10 लाख की, 1 मिलियन की, माइनस अब वही हो गई है 5,50,000 की। और आज के दिन यानी कि फेयर वैल्यू और स्पॉट रेट आखिरी दिन का ले लिया मैंने, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। इसको करना आएगा, हाँ, हाँ, 11, 15, 15। 1,55,000, एक 1,50,000 माइनस में आ रहा है, जो लॉस। हम्म तो इसका मतलब ये है कि जस्ट अ सेकंड, ये मेरे पास गेन आएगा ना, क्योंकि मेरी वो जो प्रॉपर्टी है जो 1 मिलियन की रिकॉर्डेड है वो मेरे पास 1,15,500 की हो गई है। तो इसका मतलब ये है फॉर कि मैं 1,55,000 आपने एक वन ज्यादा लगा दिया। ऐसे, जी सर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा ना, 1,55,000 नहीं आएगा, दोबारा करो। डॉलर की अमाउंट ही उससे ज्यादा है, मैं डिवाइड थोड़ा ना करवा रहा हूँ 2.1 से। नहीं आ रहा। जस्ट अ सेकंड, क्या कह रहे हो? 11,50,000। 11,55,000 आ रहा है, उसमें से 10 लाख माइनस कर देंगे तो फिर 1,55,000 गेन आ रहा है। अच्छा, ये जरा डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। तो इसकी ना अमाउंट मैं वही कह रहा था कि आपने सिंपली इन दोनों करना था ना, तो आपके पास आता 1.155 मिलियन। तो अब इसको हम्म, वाकई अगर आप लेस करोगे तो अमाउंट आएगी गेन के अंदर, क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी बढ़ गई है। जी। पेन को क्या हो? हम्म तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैं कर दूंगा डेबिट। इसकी वैल्यू में इंक्रीज आ गया कितना, 1,55,000 से। और ये जो चीज है ये मेरी अपनी कोई मेहनत नहीं है कि मैं अपने आप क्रेडिट लूँ, ये सिंपली फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा और फिर वैल्यू बढ़ गई है, तो सिंपली गेन, फेयर वैल्यू वाला ही नाम देंगे इसको पीएनएल के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी सिचुएशंस देखी हैं कि अब एक सिचुएशन और रहेगी वो समझ लेते हैं, लेकिन आपने हर सिचुएशन में फर्क रखना है। सबसे पहले मैं रिकैप करना चाहूंगा कि एसेट दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जो होते हैं उनकी तो हर साल आपने क्या कहते हैं डिस्ट्रांसलेशन करनी है। इनिशियल उनकी रिकग्निशन आपने स्पॉट रेट के ऊपर करनी है, फिर सब्सिक्वेंट आपने उसको हर साल क्या कहते हैं रिवैल्यू करना है, और जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन भी आप उसको सेटल करोगे और देखोगे कि एक्सचेंज रेट की वजह से कितना फर्क आ रहा है।
नॉन मॉनेटरी अगर तो कॉस्ट के ऊपर है तो सिर्फ जिस दिन लेके आएंगे उस दिन की उसके ऊपर स्पॉट रेट के ऊपर ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद कोई नहीं होगी। फिर हमने देखा स्टोरिक कॉस्ट क्या होती है, क्लोजिंग रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है। ठीक है, अब हमारा एक एवरेज रेट का सवाल रहता है। और फिर हमारे पास फंक्शन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, फॉरेन करेंसी, सारी करेंसीज की टाइप्स, उनकी क्या फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने इनकी जो मॉनेटरी होते हैं इनकी समझा कि इनको शुरू में तो आपने स्पॉट रेट भी रखना है, और अगर वो स्पॉट रेट फ्लक्चुएट नहीं करता तो एवरेज कॉस्ट भी यूज कर सकते हो। सारी ये वाली बातें। और फिर उसके बाद ये सवाल देखा, सिंपल सा सवाल था। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है आपने। ठीक है, फंक्शनल करेंसी अगर हमारी अपनी करेंसी वन में गिवन तो डिवाइड करना है, अगर बाहर की मुल्क की करेंसी वन में गिवन है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। और फिर इसके ऊपर हमने ये सवाल देखा छोटा सा। ठीक है, ये मॉनेटरी थे तो उसको हर साल हम क्या कहते थे, हर साल इसको हम रिट्रांसलेट करते रहे, ये दोनों। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अनसेटल्ड के अगर वो भी नहीं हुए आगे जाके उन्हें लोन की यहाँ पे एग्जाम्पल समझी। ठीक है, और अच्छा। फिर उसके बाद हमने लोन की एक दूसरी किस्म देखी जिसके अंदर इंटरेस्ट जो है आखिर में पे हो रहा है। अब क्या होगा अगर इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर हमारे लिए इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट था, अब बजाय इसके। अब देखो ना, मैंने जो जनरल बात की है वो ये है, सबसे पहले मैं जरा यहाँ पे खाली पेज पे आऊं, कि एक इंस्टॉलमेंट है ना, जो मैं अगर आप इमेजिन करो कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर ही कुछ एरिया प्रिंसिपल का है, जितना हम्म। मैं लोन लेके आया था उसकी कुछ परसेंटेज में पे कर रहा हूँ, और कुछ जो ऊपर मुझसे वो सूद ले रहा है। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है, ये तो स्पॉट रेट के ऊपर ही होंगे, उस दिन का जो रेट होगा। लेकिन इंटरेस्ट जो है ये थ्रू आउट द पीरियड में यूज करता रहता हूँ। तो अकाउंटिंग कहती है कि आप इसको फिर एवरेज रेट के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इसके बजाय इसके कि आप देखो कि आपके जनवरी के रकम, जनवरी कितना था, 2 जनवरी कितना था, हर दिन का आप स्पॉट रेट लेके आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हो। अकाउंटिंग कहती है कि ये निकालो कि पूरे साल एवरेज रेट कैसा निकला। अब ये हर दिन का 365 दिनों का हमारी बातें करने के लिए तो मुश्किल है ये निकालना, लेकिन वो आपको पता है एक्सेल के अंदर सीधा उसका एवरेज निकाल सकते हैं, हर साल का इंटरेस्ट रेट लिखें और आ जाएगा सीधा सीधा। तो ठीक। फिर इसमें ना बहुत मसला आ जाता है कि आप इसको दोनों चीजों को अलग अलग लिख चलो। इसमें क्या करते हैं, इस अप्रोच को समझ। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो एक थोड़ी सी अकाउंटिंग की भाषा है कि जब हाई वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रही है, डेली सेल परचेज हो रही है, या इंटरेस्ट जिसे आप कह सकते हैं, तो आप इसको अपने इसको एवरेज रेट को इस्तेमाल करना है। एवरेज रेट कैन बी यूज फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस इफ ट्रांजैक्शंस अकर इवनली ओवर द पीरियड। ठीक है, कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इवनली अकर हो रही है ओवर द पीरियड। ये दूसरा है कि वही बात है कि एक्सचेंज रेट सिग्निफिकेंटली जो है फ्लक्चुएट नहीं करते, तो आप फिर भी आपने इसको एवरेज रेट को इस्तेमाल करना है। बैलेंस शीट के आइटम जैसे कि लोन प्रिंसिपल, वो तो हमेशा ही क्लोजिंग रेट के ऊपर आता है। ठीक है, मैं लेके आया फॉर एग्जाम्पल लोन $100 का 1 जनवरी को, 50 उस दिन रेट था, तो 100 × 50, तो ये 5,000 का मेरे पास डे वन के ऊपर जो PKR के अंदर सपोज मेरे पास आ गया। अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इनको हर बारी मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको सीधा सीधा जो साल का खत्म होगा, ये $100 है और आज का रेट 60 हुआ पड़ा है, तो 6,000 लिख दूंगा ठीक है। और गेन क्या दूंगा, 1,000 का गेन आ गया मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है ना, ये पूरा हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि पूरे साल इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 6/12, 3/12 कर रहे होते हैं कि हाँ इस महीने में कितने। ठीक है, तो ये इसमें इसलिए इसको इसके लिए एवरेज रेट इस्तेमाल करना पड़ता है। I-21 परमिट्स एवरेज रेट ओनली इफ एक्सचेंज रेट डू नॉट फ्लक्चुएट, वही बात दोबारा आ गई। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अदर। ठीक है, अगर डेली सेल परचेज हो रही है तो वहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है इसके ऊपर। ठीक है, आपके लेवल से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन ये चीजें अगर आपको पता होंगी, 110% आप तैयार होंगे तो 100% आप करके आ सकते हो। इसको समझते हैं। सवाल ये भी बहुत आसान है, बस इसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए वही मॉडल इस्तेमाल करते हैं जो कि आप लीज में करते थे, इनको अलग करने के। जिसे सर हमाद ने आपको पढ़ाया होगा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के नाम से, ये पता है आपको। जी सर। इससे क्या होता था कि हमने जितना लोन लिया होता था वो निकल आता था कि उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। जी। तो उसके अंदर डेट होती थी, इंस्टॉलमेंट्स,
कितनी किस्त आई, उसके अंदर प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्लोजिंग। हम्म तो इंटरेस्ट का रेट कितना है? 11.0437%। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि मेरी फंक्शनल करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपीस है। 3 साल का इंटरेस्ट है जॉन सीना लिमिटेड के साथ, जिसकी वो मलेशिया में इनकॉर्पोरेटेड है। उनका ये कोई MYR मलेशियन रुपीस कोई उनकी करेंसी है। तो फिर हमारे पास उसने MSL ने जो उसने लोन लिया है, दिया है सॉरी गेव। ठीक है, तो हमारे लिए रिसीवेबल होगा 2.1। जॉन सीना को पैसे दिए हैं 2.1 मिलियन टू जॉन सीना लिमिटेड ऑन July 1, 2007। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट उसकी हो रही है 0.86 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आर रिसीवेबल एनुअली इन एरियर्स ऑन June 30। मतलब कि हर 1 साल बाद, अगर फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को दिया है, तो उसको इंटरेस्ट और पेमेंट इंस्टॉलमेंट सारा जो है वो पड़ेगा June 30, 2008 में। ठीक है, और फिर हमारे पास इंटरेस्ट है, ये हमारे पास डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स गिवन है। तो जहां पे जिसका इस्तेमाल होगा इस्तेमाल करते रहेंगे। सबसे पहले हमने बनाने हैं कि जो पेमेंट्स हुई हैं पेमेंट स्केड्यूल बना लेंगे। उससे हमारे पास किस्तें, किस्तों के अंदर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट छुपा है वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले एक साथ सात को इंटरेस्ट कितने का लिया, 2.1 मिलियन का। ठीक है, साल गुजरने के बाद पहली किस्त जॉन सीना ने मुझे पे की, कितनी, 0.86 मिलियन, यानी कि ठीक है। इसका इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी, पहले मैं सारी किस्तें लिख रहा हूँ, आप ये निकालना 2.1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11.0437%। 231,917.7। इसको ऐड कर लो। 1918। ठीक है। और इसको इसमें से नेट करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 6 सिक्स 2 टू जीरो एट 6 2। 8082। ठीक है, तो अब इसको इसमें से निकालोगे तो आपके पास प्रिंसिपल निकल के आप क्लोजिंग आपके पास आ जाएगा। ये बनता है 30 में से 6 है ना, तो 14। इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल माइनस करना। क्लोजिंग में से प्रिंसिपल। अच्छा सॉरी। 14 तो आएगा। 62,147,1918। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट लोगे 162,554.20। 2 को छोड़ो। अच्छा, इसका अब इसमें से नेट करो आप। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकालो तो प्रिंसिपल का हिस्सा कितना है ये निकाल लेते हैं। 697,446। 697,446। अब ये क्लोजिंग में प्रिंसिपल को निकाल दो तो नेट हमारे पास अमाउंट आएगी 6 क्या 7 आएगा, हाँ। 14 माइनस। 77,472। अब दोबारा इंटरेस्ट लो। 85530.36। 30.36 छोड़ो उसको, 30। अच्छा, इसमें से नेट करो अब। 77,470। अच्छा, इसको इसमें से निकालोगे तो इससे 2 का बच रहा है, वो एक बहुत ही मटेरियल सी अमाउंट।
ठीक है, जी। तो हमारे पास ये लीज तो है नहीं, लेकिन हमारे पास ये इंटरेस्ट अलग आ गया है, जिसके ऊपर एवरेज रेट लगेगा, और इसके ऊपर सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर हम रीट्रांसलेशन करेंगे। तो अब आ जाओ। अच्छा, अब ये देखो ना, इस सवाल के अंदर पेमेंट भी हो रही है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। ये चीजें जनरल एंट्री से डायरेक्ट भी की जा सकती हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर ईज मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक टी अकाउंट बना लो, ताकि ना चीजें खुद ही निकल के आ जाएं। ठीक है। अगर मैं टी अकाउंट बनाऊं, लोन मेरे लिए ये रिसीवेबल है, क्योंकि मैंने लोन दिया है। तो सबसे पहले जब मैंने लोन दिया है ऑन 1/17, तो मैंने एंट्री की थी लोन रिसीवेबल डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। सपोज बाहर के मुल्क में ये तो बैंक ही चलेगा, तो यहाँ पे मैं बैंक लिख लेता हूँ। लोन था 2.1 मिलियन का, उसको इतने पैसे मैंने भेजे, और उस दिन रेट था 10। समझना अब ये बात मेरे साथ, ये सबसे मुश्किल सिनेरियो को समझ। तो हमने तकरीबन उसको 21 मिलियन भेजे अपने कागजों में। हम्म। फिर अब साल गुजरा, 21 मिलियन रिसीव किए ना? सॉरी रिसीव करने थे, रिसीवेबल मैंने बुक किया कि अपने कागजों के इतना मुझे उसको क्या कहते हैं कि मिलना है उससे। जी। दिए मैंने उसको 21 मिलियन ही है, क्योंकि मेरे मैं उसको लोन दे रहा हूँ, क्रेडिट हो रहा है मेरी तरफ से बैंक। दे उसने नहीं दिया? उसने मुझसे लोन लिया है ना, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ कि लोन रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैंने उसको अपनी कागजों से 21 मिलियन भेजा है, और ठीक है। उसके अगेंस्ट मैं रिसीवेबल बुक कर रहा हूँ कि उसने मुझे 21 मिलियन देने हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो अब इंटरेस्ट इसके अंदर कितना इंक्लूड होगा? इंटरेस्ट के लिए तो लगता है, जैसे कि मैंने बताया, एवरेज रेट। तो सवाल में बताएगा आपको कि एवरेज रेट क्या था इस साल, दोनों सालों का दे दिया उसने। तो इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट हमने ये बनाई इसलिए कि इससे इंटरेस्ट निकल के आ गया इस साल का। ठीक है, तो मतलब ये है इस साल का इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल से अच्छा है इंटरेस्ट इनकम इस साल जो मैंने हम्म। कमाई है उसके अगेंस्ट अभी रिसीवेबल नहीं मिला, अलबत्ता वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो वो है तकरीबन 231,918। और ये एवरेज रेट अभी हमने देखा 8 का था साल के दौरान, तो ये इसके ऊपर हमने लिख दिया। तो ये तकरीबन अमाउंट हो जाती है 1.855344 इंटरेस्ट की। इसीलिए पूरे झंझट में पड़े हैं कि इसके लिए लगता है स्पॉट रेट, हिस्टोरिक रेट, इसके लिए लगता है एवरेज रेट। ठीक है। अब टी अकाउंट हमें मदद करेगा कि हमने क्लोजिंग निकाल लेंगे उसमें से, और हमारे पास निकल आएगा कि इस साल का फॉरेन गेन क्या है। लेकिन वो कह रहा है सवाल के अंदर कि उसको किस्त भी मिली है साल खत्म होने के बाद, इंस्टॉलमेंट ऑफ 0.8 आर रिसीवेबल एनुअली, साल के बाद उसको मिलने हैं पैसे। तो साल खत्म होने के बाद 30/6/8 को ही जॉन सीना भाई ने मुझे पैसे भेजे, बैंक मेरा डेबिट हुआ, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। कितने? 0.86 मिलियन से। और जिस दिन उसने भेजे उस दिन रेट क्या था? 7.5। ओके। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 6 लाख। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऊपर पढ़ा भी था कि जो प्रिंसिपल होता है वो तो क्लोजिंग रेट के ऊपर ही हमने देखना होता है। ठीक है। तो अब ये जो क्लोजिंग हमारे पास अमाउंट बचती है, जिसके अंदर इंटरेस्ट फ्यूचर का और प्रिंसिपल शामिल है, इसको क्लोजिंग के ऊपर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। तो मेरे पास इस साल का क्लोजिंग कितना है, और इस साल के आखिर में रेट कितना है? 7.5। तो मैं साल के आखिर में देख रहा हूँ कि मुझे मजीद इतने पैसे आने हैं। ये कम भी हो सकते हैं मेरे अंदाजे से, जो मैंने पहले लगाया था ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं एक्सचेंज गेन या लॉस बुक करूंगा। अब जब आप इन सबको बैलेंस करोगे ना, जी। ठीक है, तो ये बनती है अमाउंट तकरीबन
2285530 क्या आ रही है? 22855 344। ऐसे? जी सर। अच्छा, इसमें से अब ये दोनों अमाउंट्स निकालो, ये वाली और ये वाली। 5365959। ठीक है, तो ये इसमें हमारी मदद करता है ये टी अकाउंट, कि कितने पैसे मैंने दिए, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट था, उसको एवरेज से निकाला मैंने, फिर मुझे कितने पैसे आए, उस दिन स्पॉट रेट क्या था, फिर क्लोजिंग के लिए मैं देखता हूँ कि मजीद मुझे अगले सालों में कितने पैसे आने हैं। वो इस मुझे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ने मदद की, यहाँ से अमाउंट निकाल के। तो बैलेंसिंग जो फिगर आ रही है ना, ये फॉरेन की कोई वजह से है, ठीक है, एक्सचेंज रेट की वजह से है। तो वो हमारे पास इस सवाल में गेन आ रहा है ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं अगले साल का भी बना लूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो इसका टोटल करना सारों का, ये क्या आ जाएगा, 31 2। 855 3 ठीक है। तो लेकिन ये, जस्ट अ सेकंड, ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, इसका टोटल आएगा 22, नहीं, ये क्लोजिंग तो मैंने निकाल लिया है ना, जस्ट अ सेकंड, ये इस सवाल में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग तो मैंने निकाल लिया है ना, ये हमारे पास क्लोजिंग तो निकाला है, क्योंकि क्लोजिंग जो होता है वो स्पॉट ट्रेड के ऊपर होता है। ठीक है, तो अगले साल का ही तो ओपनिंग बनेगा। जी। अब इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस देख, इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। इंटरेस्ट, मेरी अमाउंट, अच्छा ये आपने याद रखनी है, मैं बताना भूल गया, कि ये जो आपने मोटाइजेशन स्केड्यूल अगर बनाना पड़ जाए ना कहीं पे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लेवल पे, लेकिन बनाना पड़ जाए ना, तो ये आपने फंक्शनल करेंसी में बनाना है। ठीक है। इसके अंदर मैं कोई भी डॉलर के हिसाब किताब नहीं देख रहा, इसमें प्योरली मैं पीकेआर के हिसाब किताब देख रहा हूँ। सॉरी, डॉलर का नहीं, इसमें तो कोई इंडोनेशियन करेंसी है, मलेशियन करेंसी है। हम्म। तो यहाँ पे लोन रिसीवेबल के अंदर आके मैं फिर उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता हूँ इनटू मलेशियन करेंसी, इनटू फॉरेन करेंसी। तो इस साल का इंटरेस्ट इनकम मुझे मिला, दिस अमाउंट, 162554, और इस साल का एवरेज रेट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज रेट 10 था। 162554 ये इंटरेस्ट इनकम आ गई। फिर इस साल कोई मुझे पेमेंट हुई? यस हुई, वो तो हर साल बेचारा कर रहा है, 0.86 मिलियन की। और उसको तो पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि वो साल के आखिर में करता है, तो उस दिन का जो भी प्रिवेलिंग स्पॉट रेट था। ठीक है, तो इससे अमाउंट आ जाएगी 9030000। ठीक है, और फिर मैं निकालूंगा क्लोजिंग 31/6/9 पे। ये क्लोजिंग की अमाउंट भी मुझे मोटाइजेशन स्केड्यूल दे देगा, दिस वन, 774472, 774472। और इस दिन रेट क्या था? 10.5, 10.5। तो मेरे पास क्लोजिंग, जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अगले सालों में इतने पैसे बशमूल इंटरेस्ट मिलने हैं। 8.3। ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्या कहते हैं कि बैलेंसिंग फिगर निकालूं, अच्छा एक मिनट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये है कि ये लॉस है, वही मैं कहूँ। ये देखो ना, लोन रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो ये एंट्री ऐसे हुई होगी ना कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस डेबिट, और तभी लोन रिसीवेबल क्रेडिट होगा ना। ठीक है। ये लॉस था, अब मेरे पास, निकालो बैलेंसिंग फिगर, तो मेरे पास गेन आ जाएगा, एक्सचेंज गेन, पीएनएल में जाता है
which will be almost 497031। ठीक है। जी सर। अब हम इन चीजों को उठाते जाएंगे और एंट्रीज करते जाएंगे। अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। सबसे पहले एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले एक एक साथ मैंने जब लोन दिया तो उस दिन मैंने एंट्री की लोन रिसीवेबल डेबिट, और बैंक से मेरे पैसे चले गए जॉन सीना भाई के पास कितने से। अब सीधी सीधी अमाउंट यानी एंट्री करते जाना है, 21 मिलियन से। ठीक है। फिर साल खत्म हुआ, 30/6/8 को इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी इंटरेस्ट इनकम मैंने बुक किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे अकाउंट को देखना है कि आपने लोन रिसीवेबल अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रही है। इसमें से 1.855 इसको लिख लेते हैं, और इंटरेस्ट इनकम। ठीक है। फिर मुझे कुछ पैसे आए तो बैंक डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 6.45 मिलियन से। बैंक डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। फिर मेरे पास साल के आखिर में एक एक्सचेंज लॉस भी आया। तो 30/6/8 को एक्सचेंज लॉस डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट कितने से आया, 5365959। 5365959। 5365959 भैया। ओके, 5365959। ठीक है। बाकी बैलेंसेस की तो कोई एंट्री नहीं होती। फिर अगला साल हमारे पास है, ये अगले साल सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट इनकम की एंट्री करनी है। 30/6/9 को वही वाली एंट्री, लोन रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 162554। 162554। 162554। फिर उसके बाद भाई साहब ने कोई मुझे पैसे भेजे, मेरा बैंक डेबिट हो गया। हम्म, लोन रिसीवेबल, अब भाई साहब ने मुझे कम पैसे देने हैं तो अपना लोन रिसीवेबल उसके साथ जो है कम कर दूंगा। कितने से, 90300000। 90300000। फिर लास्ट पे मेरे पास एक गेन आया, तो लोन रिसीवेबल डेबिट कितने से, 4 4497। 49703। 4497031 भी है। चलो, तो यहाँ से एक्सचेंज गेन। ठीक है। तो ये समझ आया सवाल। जी सर। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं लोन जो किसी से लेता और उसके अगेंस्ट लोन पेबल बुक करता तो इसकी ऑपोजिट एंट्रीज होती। हम्म, कहानी यही थी। और उसके लिए फिर मेरे यहाँ पे जो ये वाला अकाउंट है,
इसकी ऑपोजिट साइड्स के ऊपर मेरे ओपनिंग्स आते और इसके डेबिट साइड पे क्लोजिंग आता। ठीक है, मोनेटाइजेशन का जो उसमें भी सेम ही बनता। अच्छा, आपने यहाँ पे ना एक चीज नोटिस की होगी, ठीक है, वो ये है कि मैं हर ऑपोजिट एंट्री ना तकरीबन लॉन रिसीवेबल में बुक कर रहा हूँ। ठीक है, जी। तो वो इसीलिए कि ना ताकि चीजों को सिंप्लीफाई रखा जाए। अगर मुझे कहीं पे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो मैं अपना लोन रिसीवेबल बढ़ा देता हूँ, और जैसे ही उसके अगेंस्ट पैसे आते हैं, क्योंकि जब मुझे पैसे आते हैं ना, जब मेरा बैंक डेबिट होता है, इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है और इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। हम्म। तो इसीलिए मैं अपने इंटरेस्ट इनकम को भी लोन रिसीवेबल में डाल देता हूँ, और जो जब मैंने लोन दिया था, प्रिंसिपल दिया था, उसको भी मैंने लोन रिसीवेबल में डाला था। अब जैसे ही मैंने पैसे आए हैं, इससे मैंने लोन रिसीवेबल इन नेट टोटल कर दिया, तो ये इंटरेस्ट इनकम भी और प्रिंसिपल भी दोनों इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये खैर मुश्किल सा सवाल था, लेकिन ये है कि आपको ना इस कॉन्सेप्ट के अंदर ना एक तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्या होता है, करेंसीज की डेफिनेशन, सेटल का क्या करना है, सारी चीजें ना है बहुत आसान। ठीक है, बस आपने फर्क याद रखना है कि इस सिचुएशन में क्या करना है और एवरेज कब लेना है। और अगर मॉनेटरी है तो ये याद रखना है आपने कि हर साल के आखिर में रीट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, अगर नॉन मॉनेटरी है तो अनलेस वो फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर चल रहा है या रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर चल रहा है, कॉस्ट के ऊपर हम उसको रीट्रांसलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और वो चीजें जो जो कि फ्लक्चुएट, जिनकी अमाउंट नहीं होती और उनकी जो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, हाई वॉल्यूम में होती हैं, इंटरेस्ट हम्म। एक्सपेंस और इसके अलावा इंश्योरेंस एक्सपेंस, और क्या हो सकती हैं ये सेल परचेज अगर हाई वॉल्यूम में हो रही हैं, तो उसके लिए हम एवरेज रेट यूज करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा काफी हद तक। तो बाकी इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे तरीके से, और मुझे फिर बताना है, रिव्यू देना है कि कैसा रहा। ओके सर। बाकी पिछला टॉपिक हो गया था ये सेट। जी सर। नाइस। उसके भी क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आज करके ना तो फिर बता दो। हाँ, कोई भी हो फिर ग्रुप में भेज देना, अगर तो ग्रुप में मेरे वॉइस नोट से समझ ना आए तो फिर क्लास क्लास कंडक्ट कर। ठीक है सर। चलो आराम करो।